रायगढ़ राज्य में एक बहुत ही शौर्यवान राजा थे। उनकी एक बेटी थी मैथिली। वो बचपन से ही बहुत लाड़ प्यार में पली बड़ी थी, इसीलिए बहुत घमंडी हो गई थी। वो किसी भी गरीब की इज्जत नहीं करती थी। एक दिन राजा अपनी बेटी के रूम के बाहर गया और बोला, मैथिली, मैथिली, कहाँ हो आप? हमें मंदिर जाना है। अपने पिता की आवाज़ सुनकर मैथिली तुरंत अपने कमरे से बाहर आई और अपने पिता से बोली, क्या पिताजी, फिर से मंदिर? गुड़िया, आज तुम्हारा जन्मदिन है तो मैंने सोचा कि आज मैं तुम्हारे हाथों से कुछ गरीबों को कुछ कंबल दान करवाऊं। पिताजी, अगर आपको कंबल ही दान करने थे तो आप खुद ही कर देते। मुझे मंदिर ले जाने की क्या जरूरत थी? सटिया गए हो गए एकदम पिताजी। अगर मैं धूप में गई तो मेरा रंग काला ना पड़ जाएगा। राजा के बहुत ज़्यादा कहने पर राजकुमारी मंदिर में जाने को तैयार हो गई। राजा और राजकुमारी अपने अपने रथ में बैठकर मंदिर की तरफ चल पड़ते हैं। लेकिन मंदिर में पहुंचते ही राजकुमारी सभी को कंबल फेंक फेंक कर देती है। तभी राजा अपनी बेटी से कहता है, बेटा, थोड़ी इज्जत से कंबल दो। तभी एक गरीब राजकुमारी को आशीर्वाद देने के लिए उसके सर पर हाथ रखता है। उस बूढ़े गरीब आदमी का हाथ अपने सर से हटाकर राजकुमारी ने उससे कहा, ये क्या कर रहे हो तुम? दूर रहो मुझसे, और अपने गंदे हाथ भी दूर रखो मुझसे। वहीं पर एक किसान फलों की टोकरी लेकर खड़ा होता है। वह कहता है, महाराज, मैंने सुना है आज राजकुमारी जी का जन्मदिन है, तो मैं राजकुमारी जी के लिए कुछ मीठे फल लाया हूँ। राजकुमारी, देखो, तुम्हें बेर बहुत पसंद है ना, ये लो। क्या ये भिखारी मेरे लिए फल लेके आया है और आपको लगता है मैं इस भिखारी से फल ले लूंगी? इतना कहकर राजकुमारी फलों की टोकरी को लात मारकर नीचे गिरा देती है। इन्हें कह दो ले जाए अपने फल। राजकुमारी, ये क्या बदतमीजी है? माफी मांगो इनसे। नहीं पिताजी, मैं नहीं मांगूंगी माफी वाफी। इतना कहकर राजकुमारी वहां से चली जाती है। राजकुमारी और राजा अपने अपने रथ में बैठकर राजमहल की तरफ चल पड़ते हैं और सभी गांव वाले भी अपने अपने कंबल लेकर अपने घर चले जाते हैं। पूरे राज्य में राजकुमारी की लोग निंदा कर रहे थे। अरे देखा, राजकुमारी आज मंदिर में सबके साथ कितने घमंड से पेश आ रही थी। भाई राजा साहब अपनी औलाद को अच्छे संस्कार नहीं दे पाए। कहाँ हमारे राजा का बर्ताव और कहाँ राजकुमारी का घमंडी स्वभाव। सही कहा भाई, पता नहीं राजा जी उसे कभी सुधार पाएंगे या नहीं। किसी से सही तरीके से बात करनी तक नहीं आती राजकुमारी को। शाम को राजकुमारी के जन्मदिन की दावत पर सभी लोग भोजन कर रहे होते हैं। तभी राजकुमारी अपने पिता से कहती है, पिताजी, ये आपने क्या बनवाया है? आपको तो पता है ना, मुझे पालक की सब्जी बिल्कुल भी पसंद नहीं है। और ये दही बड़े में दही इतना खट्टा। इतना कहकर राजकुमारी थाली पर से उठकर चली जाती है। राजकुमारी की इस हरकत से राजा बहुत अपमानित महसूस करता है। शाम को जब राजा अकेला बगीचे में बैठा होता है तो उसके कंधे पर कोई हाथ रखता है। मौसी, आप यहाँ कैसे? हाँ बेटा, आज मैंने सोचा कि आज राजकुमारी के जन्मदिन पर उससे मिलकर मैं उसे अपना आशीर्वाद देती चलूं। मौसी, मुझे लगता है शायद मेरी परवरिश में ही कोई कमी रह गई है, पर मैं क्या करूं जो वो सबकी इज्जत करना सीख जाए। मेरे पास एक तरकीब है। देख, मैं राजकुमारी के लिए कंगन लेके आई हूँ। राजा और उसकी मौसी राजकुमारी के पास जाते हैं। राजा की मौसी राजकुमारी को कंगन पहनाने लग जाती है, पर वो कंगन पहनाते वक्त राजकुमारी को चुभ जाते हैं। उफ, ये क्या कर रही हो? मुझे बहुत दर्द हो रहा है। नहीं पहनना मुझे कोई कंगन। और कुछ दिनों के बाद कुछ ऐसा हुआ कि उस राजा का राज्य कोई दूसरा राजा हड़प लेता है।
इसके बाद राजा राजकुमारी को ले जाकर एक छोटे से गांव में रहने लगता है। बेटा, अब हमें यहीं रहना पड़ेगा। क्या? यहाँ? पर पिताजी, मैं इस झोपड़पट्टी में कैसे रहूंगी? आपको तो पता है ना, इन गरीबों को देखकर मेरा दम घुटता है। हाँ बेटा, पर तुम्हें तो पता है ना, अब मुझसे मेरा पूरा राज्य छिन चुका है, तो हमें कुछ दिनों के लिए यहाँ रहना होगा। फिर राजा और उसकी बेटी राजकुमारी उसी झोपड़ी में रहने लगते हैं। एक दिन राजा को किसी काम के सिलसिले में घर से बाहर जाना पड़ा। राजा ने घर से जाने से पहले राजकुमारी से कहा, बेटा, कुछ दिनों के लिए मुझे दूसरे राज्य में जाना पड़ेगा, बहुत ज़रूरी काम है। पर पिताजी, मैं यहाँ अकेली इन भिखारियों के बीच नहीं रह सकती। नहीं बेटा, तुम मेरे साथ वहाँ नहीं चल सकती, वहाँ तुम्हारी जान खतरे से खाली नहीं होगी। तो फिर आप भी मत जाइए। काम बहुत ज़रूरी है, नहीं तो मैं तुम्हें यहाँ अकेला छोड़कर कभी नहीं जाता। अच्छा सुनो, यहाँ पर तुम्हें खुद ही खाना बनाकर खाना होगा, और हाँ, सारा काम भी तुम्हें ही करना पड़ेगा। तुम थोड़ा अपना ध्यान रखना। अगर कुछ समझ ना आए तो आसपास किसी से मदद ले लेना। इतना कहकर राजा वहाँ से चला जाता है। बहुत जोरों की भूख लग रही है, पर यहाँ तो अब मुझे खुद ही खाना बनाना पड़ेगा। अरे, पर ये चूल्हा, ये कैसे जलता है? अब इसे कैसे जलाऊं? वो चूल्हा जलाने की बहुत कोशिश करती है, लेकिन चूल्हा नहीं जलता। उसे ऐसे परेशान होता देख एक बूढ़ी औरत उसके पास आती है। क्या हुआ बेटा? कुछ नहीं, तुम इससे क्या? जाओ जाकर अपना काम करो। अरे बड़ बोली लड़की, मैं अपना काम ही कर रही थी, पर जब मैंने यहाँ इतना धुआं देखा तो मैं देखने आ गई कि यहाँ चल क्या रहा है। यहाँ आकर देखा तो तुम अपना चूल्हा जलाने की कोशिश कर रही थी। लाओ, मैं तुम्हारी मदद कर देती हूँ। मैंने कहा ना तुमसे, मुझे तुम्हारी कोई जरूरत नहीं है, मैं खुद ही चूल्हा जला लूंगी। ठीक है घमंडी लड़की, तो तुम ऐसे ही कोशिश करती रहना। अच्छा सुनो, जला दो चूल्हा। फिर बुढ़िया चूल्हा जला देती है और खाना बनाने में भी राजकुमारी की मदद करती है। तभी उसी वक्त बुढ़िया की पोती गंगा उसे बुलाने के लिए आती है। अरे, तुम कितनी सुंदर हो दादी, ये राजकुमारी है ना? गंगा राजकुमारी के बालों को हाथ लगाकर कहती है, तुम्हारे बाल कितने सुंदर हैं। दूर रहो मुझसे। अच्छा बेटा, मैं चलती हूँ, रात बहुत हो गई है। गंगा, तू आज यहीं पे राजकुमारी के साथ रुक जा और उनकी मदद करना, ठीक है? नहीं, मुझे किसी की जरूरत नहीं है, जाओ तुम यहाँ से। अरे, पर यहाँ रात को कभी कभी जंगली जानवर घुस आते हैं। बेटा, तुम अकेली हो, तुम्हारे पिताजी ने मुझे तुम्हारा ध्यान रखने के लिए कहा था, तो गंगा को अपने पास रुक जाने दो। ठीक है, पर तुम मुझसे दूर रहना, समझी? रात में गंगा राजकुमारी के पास रुक जाती है, लेकिन राजकुमारी गंगा से बहुत परेशान हो जाती है। राजकुमारी और गंगा जब सुबह सुबह उठ जाते हैं तो राजकुमारी गंगा से कहती है, अच्छा सुनो, मुझे दूध पीना है, यहाँ पर दूध कहाँ मिलेगा? वो तो ठीक है, पर आप पहले मुझे ये बताओ, आप गाय का दूध पियोगे या भैंस का? अरे, किसी का भी दूध ले आओ। तो आप एक काम करिए, आप मेरे साथ चलिए, मैं आपको तबेले से ताजा ताजा दूध पिलाऊंगी। क्या? तबेला? ये क्या होता है? चलो, आज मैं आपको दिखाती हूँ। फिर गंगा राजकुमारी को तबेले की ओर लेकर जाती है। अरे, तुम यहाँ मुझे कौन सी जगह लेकर आई हो? यहाँ कितनी बदबू है। अरे राजकुमारी जी, यही तो तबेला है। यहाँ पर ऐसे ही बदबू आती है, पर हमें तो इस बदबू की आदत है। और वो देखिए, वहां पर काका दूध निकाल रहे हैं। रोज आपके यहाँ दूध यहीं से जाता है। तो आपको तो फिर ये भी नहीं पता होगा कि जो हम भोजन करते हैं वो कहाँ से आता है। मुझे पता है कहाँ से आता है। कहाँ से आता है बताओ तो? रसोई से आता है। और कहाँ से?
अरे रसोई से तो आता है, लेकिन रसोई से पहले हम अनाज को खेत में बोते हैं, फिर 3-4 महीनों के बाद हम उसी फसल को काटते हैं और काटने के बाद हम उसी फसल के अनाज को चक्की में पिसवाते हैं, जिसका आटा बनता है और वो आटा हमारी रसोई में जाता है। अच्छा, तो जो खाना हम खाते हैं उसके लिए इतनी मेहनत करनी पड़ती है? जी हाँ राजकुमारी। इसके बाद गंगा राजकुमारी को खेतों पर ले जाती है और खेतों पर पहुंचने के बाद गंगा राजकुमारी को दिखाती है कि काका और बाकी के मजदूर कितनी मेहनत से खेतों पर काम करते हैं। वो काका और बाकी के सब मजदूर खेतों पर ऐसे दिन रात काम करते हैं, तब जाकर हम खाना खा पाते हैं। अब चलिए, मैं आपको आपके घर तक छोड़ देती हूँ। गंगा राजकुमारी को लेकर घर चली आती है। कुछ दिनों के बाद राजकुमारी के पास भोजन खत्म हो जाता है। अरे अब तो घर में थोड़ा सा भी राशन नहीं बचा। एक काम करती हूँ, पास की राशन की दुकान से कुछ राशन ले आती हूँ। राजकुमारी पास की ही राशन की दुकान पर जाकर कहती है, काका कुछ चावल, आटा और दाल दे दीजिए। सामान लेकर राजकुमारी घर की तरफ जाने लगती है, लेकिन तभी दुकानदार उसे रोकता हुआ कहता है, अरे बेटी पैसे। पैसे? पर वो तो मेरे पास नहीं है। क्या पैसे नहीं है? पर बिना पैसे के तुम मुझसे सामान नहीं ले जा सकती। पर काका मैं बहुत भूखी हूँ और घर पर कुछ भी खाने को नहीं है। मैं अभी ये राशन ले जाऊँ, फिर बाद में मैं आपको ये पैसे चुका दूंगी। नहीं, बिना पैसे के तो मैं अपनी माँ तक को सामान न दूं। तो तुम किस खेत की मूली हो? काका इस सामान के बदले आप जो बोलोगे मैं वो करने को तैयार हूँ, पर अभी मुझे ये राशन ले जाने दो। मैं बहुत भूखी हूँ काका। अच्छा तो ठीक है, एक काम करो, मेरे खेत में कुछ काम है, तुम उसे खत्म कर दो, फिर मैं तुम्हें ये राशन ले जाने दूंगा। ठीक है काका। फिर राजकुमारी दुकानदार के खेत में उसका बताया हुआ सारा काम करती है। फिर जाकर उसे समझ आता है कि जिस खाने का वो बैठे बैठे अपमान कर देती थी, वो खाना कितनी मेहनत और लगन से उगाया जाता है। कुछ समय पहले मुझे खाने की बिल्कुल भी कदर नहीं थी और आज उसी खाने के लिए मुझे कितनी मेहनत करनी पड़ रही है। फिर वो सारा काम खत्म करने के बाद वो सारा राशन अपने घर ले जाती है। राजकुमारी को बहुत तेज बुखार आ जाता है। राजकुमारी जी, राजकुमारी जी, अरे आप तो बहुत कांप रही हैं। फिर गंगा राजकुमारी के हाथों को अपने हाथों में लेकर मसलने लगती है। गंगा देखती है कि राजकुमारी के हाथों में छाले पड़े हुए हैं। अरे आपके हाथों में तो छाले हो गए हैं। रुको, मैं अभी दादी को बुला कर लाती हूँ। गंगा अपनी दादी को बुलाने के लिए चल पड़ती है। दादी, दादी। गंगा की आवाज़ सुनकर दादी तुरंत बाहर आती है। राजकुमारी जी को बहुत तेज बुखार हो गया है और उनके हाथों में भी छाले पड़े हुए हैं। आप जल्दी चलो और राजकुमारी के हाथों पैरों पर अपना बनाया हुआ मलहम लगा दो। फिर गंगा की दादी राजकुमारी के हाथों पर अपना बनाया हुआ मलहम लगाती है और गांव के ही कुछ लोग वेद को बुला कर लाते हैं और वो सभी राजकुमारी की सेवा करते हैं। राजकुमारी जब सुबह सुबह उठती है तो वो देखती है कि सभी गांव वाले उसके लिए कितने परेशान हैं और गंगा को उसके पैर दबाता देख राजकुमारी गंगा से कहती है, अरे गंगा, ये तुम क्या कर रही हो? हटो यहाँ से। मुझे पता है राजकुमारी जी, मैं आपको बिल्कुल पसंद नहीं हूँ, लेकिन आपको कल रात से बहुत तेज बुखार था, बस इसीलिए हम सब यहाँ पर हैं। ये सब सुनकर राजकुमारी का सारा घमंड चूर चूर हो जाता है और उसी समय राजा भी वहाँ आ जाता है। अरे बेटा, मैंने सुना था तुम्हें बहुत तेज बुखार हो गया है। हाँ पिताजी, अब मैं ठीक हूँ। फिर राजकुमारी राजा को सारी बातें बताती है। मुझे माफ़ कर दो मेरी बच्ची, मेरी वजह से तुम्हें ये सब काम करना पड़ा। अरे नहीं पिताजी, छोड़िए। आप ये बताइए, क्या आपका काम हो गया? उसी समय एक सिपाही वहाँ आता है और महाराज से कहता है, महाराज चलिए, रथ तैयार है। कहाँ चलना है पिताजी? हमारे महल में बेटी।
पर महल तो। नहीं बेटी, वो सब नाटक था, तुम्हारे घमंड को तोड़ने के लिए। क्या नाटक था? पर मैं कुछ समझी नहीं। हाँ बेटी, नाटक। हमारा महल सुरक्षित है और मैं तुम्हें यहाँ इसलिए लाया था ताकि तुम गरीबों की इज्जत करना सीख जाओ और तुम्हें पता चले कि जिस भोजन का तुम अपमान करती थी उसे उगाने के लिए कितनी मेहनत करनी पड़ती है। और अब मुझे लगता है कि तुम सब समझ गई हो। गंगा इधर आओ, मुझे मेरे बर्ताव के लिए माफ करना और मैं सभी राज्यवासियों से हाथ जोड़कर अपनी गलती की क्षमा मांगती हूँ। पिताजी, आज के बाद मैं अपनी प्रजा की पूरी इज्जत करूंगी। वाह बेटी वाह, आखिरकार मौसी का ये प्रयास रंग लाया। महाराज की जय, महाराज की जय, महाराज की जय, राजकुमारी की जय। फिर राजा और राजकुमारी दोनों महल चले जाते हैं।